फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर या एटेक्सिया। ट्रेमर का सिंपली मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंट्री वाइब्रेशंस होती है, सही है, हमारे डिफरेंट मसल्स की, सही है। और एटेक्सिया का सिंपली मतलब होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन मूवमेंट, यानी कि एक अनरेगुलेटेड मूवमेंट होता है। अब इसकी इस पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्री म्यूटेशंस थे FMR1 जीन में, वो क्या कर रहे थे, वो किस किस्म की सिम्टम्स कज नहीं करते थे, यानी कि डिजीज़ कज नहीं करते थे। लेकिन क्या होता है कि जब FMR1 जीन में प्री म्यूटेशंस हो जाती है और CGG रिपीट जो होता है वो बढ़ जाता है, वो भी एक डिजीज़ काज कर सकता है, लेकिन वो गेन ऑफ फंक्शन होता है, टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन, यानी कि सेवियर गेन ऑफ फंक्शन होता है। वहाँ पर क्या था, जब म्यूटेशन जो थे फुल म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाते थे, तो वहाँ पर जो हमारे साथ फेमिलियल प्रोटीन था वो नहीं बनता था, यहाँ पर उसकी गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, सही है। ये कहाँ पर हमें पता चल गया कि 20% ऑफ द फीमेल्स जो थी जिसमें प्री म्यूटेशंस था और वो कैरियर थी, उनमें सिम्टम्स नहीं, उनको हमने यहाँ वहाँ पर पा लिया कि उनमें एक तो था कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट था, सही है, यानी कि उनको जो होते हैं डिफरेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स थी। दूसरा, उनमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर आ गया, ये नॉर्मली जो होता है वो 40 ईयर्स के बाद होता है, लेकिन उनकी ओवरीज जो थे वो 40 साल से पहले पहले फेल हो गई, सही। और इसके अलावा 50% ऑफ द मेल्स जो कैरियर थी उसमें प्री म्यूटेशन थी, सही है, जिसको हम ट्रांसमिटिंग मेल्स कहते हैं, उनमें हमने न्यूरो डिजेनरेटिव सिंड्रोम्स पा लिया, यानी कि उनकी जो जब उनकी 60 साल हो जाती थी इन द 6 डिकेड, यानी कि 60 साल की उम्र में, हमने उनमें ब्रेन्स की डिफरेंट डिजेनरेशन देखा, यानी कि न्यूरोनल टिश्यूज़ की क्या देख लिया हमने, डिस्ट्रॉइंग देख लिया। इस सिंड्रोम को हमने क्या बताया, फ्रेजाइल एक्स ट्रिमर्स या एटेक्सिया। अब इसको ट्रिमर्स एंड एटेक्सिया क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हमें एक जो था सेरेबुलर एटेक्सिया पाया गया, यानी कि हमारी जो सेरेबेलम क्या करते हैं वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ कि उनको सेरेबुलर एटेक्सिया हो गया, यानी कि उनकी मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटिव हो गई, जो सेरेबेलम क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक ये बात हो गई, इसी है। और एक दूसरा क्या बात की थी कि इस जो फ्रेजाइल एक्स्ट्रा इसमें इंटेंशनल ट्रिमर्स थी। इंटेंशनल ट्रिमर्स किसे कहते हैं, इसमें भी वही ट्रिमर्स जिसमें वो इन्वॉल्व हो हमारा सेरेबेलम, यानी कि जिस डायरेक्शन में इस तरह आगे की तरफ मैं मूव करता हूँ और हमारे हैंड जो होते हैं वो इस तरह वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलरली टू मूवमेंट, सही है। यानी कि मैं इस तरफ अगर हाथ बढ़ा रहा हूँ इस तरफ, तो मेरे जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो इस तरफ होंगे, सही है। इसको इंटेंशनल ट्रिमर्स यूजुअली कहते हैं। और इनकी बाद ये क्या प्रोग्रेस करता है, ये लीड करता था पार्किंसन डिजीज को, यानी कि जो डोपामिन का लेवल होता था वो भी गिर जाता था। और जाहिर बात है पार्किंसन की भी यही सिम्टम्स है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो FMR1 जीन है उसकी एक्स्ट्रा मिथाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइलेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर मिथाइलेशन की वजह इसकी बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा कापीज़ बन जाती है, सही है। जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्ट था जिसको हम FMRP कहते हैं, फेमिलियल वो अ, क्या प्रोटीन था, फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन, से है, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है और ये जाहिर बात है न्यूक्लियस में आ जाता है और वहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ ये कम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए के साथ कम्प्लेक्स बनेंगे वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एक्सिस में हो जाएंगे। और फिर जब ये एक्सिस में हो जाएंगे तो नॉर्मली तो ये हमारे डेंड्राइट्स और एग्जाम्स में आती थी, तो अब ये डिफरेंट अदर प्लेसेस में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पर ये क्लम्प हो जाएंगे और एक्सिस में बन जाएंगे। तो ये अपने नॉर्मल फंक्शन की बजाय क्या कर देगा, इन सेल के लिए ये टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि सेल्स की डिजेनरेशन स्टार्ट कर देगा, सही है। तो जब ये सेल को टॉक्सिक हो जाता है फिर इनके बारे में इन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखी गए हैं, यहाँ पर ये बताते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड की रिपीट की जो एक्सपेंशन है, यानी कि एम्प्लीफिकेशन है, ये डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। तो इस पहले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जितने भी केसेस है उनमें जो अल्टरेशन आता है, चेंजेस आता है, यानी कि जो नंबर ऑफ रिपीट्स ग्रो करते हैं वो सारे के सारे में सेम होते हैं। यानी कि लेट से नॉर्मली क्या थी, ये 29 रिपीट्स होनी चाहिए थी, सही है, ये 200 हो गई। तो जाहिर बात है सब में ही ये ज़्यादा होती जाती है, होती जाती है, सही है। लेकिन हमें पता है कि जब ये 200 से ज़्यादा हो जाती है तो ये फुल म्यूटेशन में कन्वर्ट होता है, ये प्री म्यूटेशन। ये जो पॉइंट होता है ये डिफरेंट होता है, यानी कि इसका मतलब है कुछ जो होते हैं 210 पर कन्वर्ट हो जाते हैं फुल म्यूटेशन में, कुछ जो होते हैं 205 पर कन्वर्ट हो जाते हैं फुल म्यूटेशन में। तो जो टर्निंग पॉइंट है फ्रॉम प्री म्यूटेशन टू फुल म्यूटेशन, ये डिफरेंट है केसेस में।
अब दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जितने भी ट्रिपलेट म्यूटेशंस है, है ट्रिपल रिपीट म्यूटेशन है, इनमें जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है तो इसमें जो ये रिपीट होते हैं, एम्प्लीफिकेशन होती है सी जी जी जीन का, वो ड्यूरिंग ओजेनेसिस होते हैं। जबकि दूसरी ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशन में जिस तरह हंटिंगटन डिजीज है, इसमें जो प्री म्यूटेशन कन्वर्ट होते हैं फुल म्यूटेशन में, ये ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। इसका मतलब ये कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो था ये फीमेल में जो था ये एक्सपेंशन करता था, एम्प्लीफिकेशन करता था, और जो और डिसऑर्डर्स है लाइक हंटिंगटन डिसऑर्डर है, ये किस में एम्प्लीफिकेशन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होते हैं वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, और जो और डिसऑर्डर्स होते हैं हंटिंगटन लाइक डिसऑर्डर्स वो मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया है, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं, सही है, या एक्सपेंशन ऑफ म्यूटेशन होते हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन जो होता है, सही है। सिंपली हम इस तरह कहते हैं कि प्री म्यूटेशन एंड फुल म्यूटेशन ये किसी भी जगह पर हमारे जीनोम में हो सकता है, लेकिन इन्होंने बताया कि दो मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन है या एम्प्लीफिकेशन है। एक जो होता है वो इस जगह में होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और इसकी जो ट्रिपलेट रिपीट है वो क्या है, CGG है। दूसरा जो है वो कोडिंग रीजन में है, जिसको हम एक्सान कहते हैं, से है। इसका रिपीट क्या है, CAG ट्रिपलेट रिपीट है, और ये क्या काज करते हैं, हंटिंगटन डिजीज काज करता है। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि जब म्यूटेशन जो वो नॉन कोडिंग रीजन में हो यानी अनट्रांसलेटेड रीजन में हो, तो वहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन होता है और जो प्रोटीन होता है वो नहीं बनता। जबकि जब ये कोडिंग रीजन में होता है, जिस तरह यहाँ पर एक्सान में होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन नहीं होता, बल्कि जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, या हम इसको एबनॉर्मल प्रोटीन्स कह सकते हैं, सही है। और आगे क्या कहते हैं कि ये जो कोडिंग रीजन होता है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन होते हैं, टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन होते हैं। तो इसमें इन्होंने CAG रिपीट का नाम लिया, सही है। नॉर्मली CAG रिपीट क्या प्रोड्यूस करता है, ये ग्लूटामिन अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब इसकी रिपीट की बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा ग्लूटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फिर हम पॉलीग्लूटामिन ट्रैक कहते हैं। और उस जीन पर जो जगह होता है जिसमें CAG रिपीट बहुत ज़्यादा होता है उसको हम पॉलीग्लूटामिन लेंथ कहते हैं। और आगे इसमें क्या कहते हैं कि इसमें डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होते हैं, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इस डिजीज़ को सिंपली हम हंटिंगटन डिजीज़ भी कहते हैं, और इसको हम पॉलीग्लूटामिन डिजीज़ भी कहते हैं, सही है। अब इस तरह की जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाती है, अकोमुलेट हो जाती है, और सेल को भी टॉक्सिसिटी पहुँचाकर उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं डिफरेंट न्यूरोनल टिश्यूज़ की। अब समरी को देखें, कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की, तो ये लॉस ऑफ फंक्शन करता है जिस तरह फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या ये गेन ऑफ फंक्शन करता है जिस तरह हंटिंगटन डिजीज में हमने CAG रिपीट देखा। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज म्यूटेशन जो होते हैं ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो होते हैं वो काज कर सकती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है इसकी वजह से FMR1 जीन की फंक्शन ख़त्म हो जाती है, सही है। और एज अ रिजल्ट हमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, मैक्रो ऑर्किडिज्म होते हैं, यानी कि टेस्टिस नॉर्मल साइज से इनलार्ज होते हैं, और हमारे फेस की फीचर जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब लास्ट टिप जो होते हैं वो अबाउट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में है। इसमें क्या कहते हैं कि 29 टाइम्स CGG रिपीट जब होता है ये नॉर्मल होता है, सही है। लेकिन जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो प्री म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। और इसी वजह से क्या हो जाए, FMR1 जीन जो होता है इसका फंक्शन ख़त्म होता है। मेल्स एंड फीमेल्स में जब ये 52 to 20 तक इसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, रिपीटेशन हो जाते हैं, तो इसको हम प्री म्यूटेशन कहते हैं, और यहाँ तक किसी किस्म की साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होती फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की। लेकिन जब ये 200 से अबव जाकर 4000 तक पहुँचता है, तो 200 से 4000 तक ये जो इंक्रीज़ है इसको फिर हम फुल म्यूटेशन में डालते हैं, और ये ड्यूरिंग ओजेनेसिस इंक्रीज होते हैं, और ये फिर हम इसको फुल टाइम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कह सकते हैं। अब आगे यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि फ्रेजाइल ट्रिमर या एटेक्सिया है ये किस वजह से होते हैं, जब FMR1 जीन्स की इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन ये जो होते हैं गेन ऑफ फंक्शन कर लेता है, टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन कर लेते हैं मेल्स इन फीमेल्स में, सही है, कुछ मेल्स में कुछ फीमेल्स में। तो एज अ रिजल्ट हमारे साथ क्या हो जाता है, जो मैसेंजर RNA है और इसके अलावा जो FMRP प्रोटीन है इनका कम्प्लेक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो इंस्टेड ऑफ सुटेबल जगह पर रहने के लिए ये डिफरेंट जगह में स्टोर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये क्या कर देते हैं, हमारी न्यूरॉन्स की जो फंक्शन होते हैं वो एबनॉर्मल बना देते हैं, और हमें डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में डाल देते हैं।
एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सेरेब्रल एटेक्सिया हो जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, और इसके अलावा ट्रिमर्स, इंटेंशनल ट्रिमर्स हो जाते हैं, जिसको मैंने बताया कि जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होते हैं उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। अब आ जाते हैं हम डिज़